अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले मैंने चैप्टर 3 कराया था और उसकी तो मैंने रैंडम वीडियो बनाई थी किसी के लिए, तो सोचा तो उसकी लिंक बनानी थी वीडियो की, और वो मैंने बस किसी ने कहा यार यूट्यूब प्राइवेट में डाल दो, फिर मैंने यूट्यूब में डाल दी और फिर सोचा प्राइवेट क्यों है, फिर पब्लिक ही कर दिया बस। फिर अब इरादा हुआ कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो मैं कोर्स करवा रहा हूँ ना, ये मतलब चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 कितना मैंने जल्दी में पढ़ाया है और शॉर्ट में पढ़ाया है, और मतलब जो न्यू बच्चे होंगे ना उनके लिए वो नहीं है। वो उनके लिए जैसे जिनके पेपर्स हैं ना, तो बस वो शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं कि इसमें हमें करना क्या है और कैसे करना है, तो उनके लिए ये चैप्टर्स मैं करवा रहा हूँ। तो जो न्यू बैच स्टार्ट होगा ना, तो उसमें मैं इंशाल्लाह सही से टॉपिक्स कवर करूँगा। अच्छा, अब चैप्टर 4 है फर्स्ट ईयर मैथ्स का, नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अच्छा, मैट्रिक्स क्या होती है? अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज क्या होते हैं आपके? रोज ये जो हॉरिजेंटल लाइंस है ना, जिस तरह 1 3 और 6 9, ये आपके रोज कहलाती हैं। क्योंकि जबकि कॉलम्स जो होते हैं ना, जो 90 एंगल पे होते हैं ना, मतलब वर्टिकल्स, ये आपके कॉलम्स कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये कुछ मैट्रिसेस हैं। ठीक है, तो इनको हम ए एन रोज और कॉलम्स के नंबर्स के अरेंज हैं, रोज और कॉलम्स में है, तो इनको हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। जो इनके अंदर एलिमेंट्स हैं ना 1 3 6 9, इनको हम एंट्रीज कहते हैं या एलिमेंट्स कहेंगे। ठीक है, और इस पूरे को मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स का सिंबल है, ये जो ब्रैकेट है ना मैट्रिक्स का सिंबल है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब देखो, ये कितने रो, 2 रोज है और कॉलम भी 2 हैं। ठीक है, तो ये 2 बाई 2 का कहलाएगा। इसी तरह यहाँ पे देख लें 2 रोज 3 कॉलम्स, तो ये 2 बाई 3 का कहलाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर कहलाता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? ऑर्डर में क्या करते हैं? नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ कॉलम से। अच्छा, उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आते हैं। मैट्रिक्स हमारे पास बहुत तरह की होती हैं। अच्छा, फर्स्ट एग्जाम्पल है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जो कि रेक्टेंगुलर की शेप में हो। कैसे? जिनके नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल नहीं होते। कैसे? देखो, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसी तरह 2 रोज है और 1 कॉलम है। इसी तरह ये आपका 1 रो है 3 कॉलम है। तो ये तीनों क्यों कौन सी कहलाएंगी? मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, मतलब जिनका ऑर्डर सेम ना हो। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है, अब देखो 2 रोज 2 कॉलम्स, इस तरह 2 रोज 2 कॉलम्स, 3 रोज 3 कॉलम, तो ऑर्डर सेम है। m इज इक्वल टू एन, तो m आपका नंबर ऑफ रोज हो गया, n आपका नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया। उसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में आपका डी डायगोनल कहलाता है, ये चीज़ डायगोनल कहलाती है। ठीक है ना, तो डायगोनल में आपका कोई भी नंबर होगा, पर उसके अलावा जो होगा ना वो ज़ीरो होगा। ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल जो नंबर होगा ना वो बिल्कुल सेम होगा। जैसे 5 5, ये नहीं अगर इधर माइनस हो तो ये सेम नहीं होगा। ठीक है ना, सेम टू सेम होना चाहिए। 5 5 -4 -4, देखो डायगोनल में सारे नंबर सेम है और रिमेनिंग ज़ीरो होने चाहिए एलिमेंट्स। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है कि डायगोनल में 1 हो, रिमेनिंग 0 हो। ठीक है, अब वो चाहे ऑर्डर कोई भी हो, 1 बाई 1 हो, 2 बाई 2 हो और 3 बाई 3 हो, सॉरी 1 बाई नहीं। अच्छा, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्रीज या एंटिटीज़ या एलिमेंट्स आपके क्या हो? 0। ठीक है, तो आपका नल मैट्रिक्स होगा। रो मैट्रिक्स मतलब जो रो की फॉर्म में हो। कॉलम मैट्रिक्स जो कॉलम में हो। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे देखो ये रो कहलाएगी, ये रो मैट्रिक्स है, ये भी रो मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये भी रो मैट्रिक्स है। अच्छा, उसके बाद आती है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हो? एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? कुछ कंडीशंस होती हैं कि उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, और मल्टीप्लाई करते कैसे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मतलब कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, किस तरह करते हैं मैं एग्जाम्पल आगे करवाऊंगा आपको। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? इसमें सिंपल है कि जो बाइट नंबर होगा वो अंदर सबसे मल्टीप्लाई आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 1 सा 5, 5 2 सा 10 -10। अच्छा, 5 4 सा 20, 5 3 सा 15। सिंपल अंदर मल्टीप्लाई कर दिया सारे एलिमेंट से। अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसमें हम क्या देखते हैं? कंडीशन क्या होती है? द नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं of first matrix must be equal to the number of rows of second matrix। तो क्या कह रहा है
कि जो ये देखो जो नंबर ऑफ रोज़ हैं, देखो 2 रोज़ हैं 2 कॉलम है, तो सेम है ना। यही कह रहे हैं ना, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, मतलब जो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सेम होना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ के। तो देखो 3 कॉलम है 3 रोज़ हैं, सेम है, तो मल्टीप्लाई हो सकता है। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? इस तरह, ये पहली रो को पकड़ूंगा, पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा, पहले वाले रो का पहला वाला एलिमेंट पहले वाले कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स के पहले वाले कॉलम का पहला वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह ये 2 3 से होगा और ये 1 4 से होगा, ठीक है, बीच में प्लस होगा, ठीक है। इसी तरह जैसे मैं रो चेंज करूँगा, फॉर एग्जांपल ये वाली, ठीक है, तो ये सेकंड रो का इस सेकंड में आएगा, ठीक है। अब ये तो फर्स्ट कॉलम के लिए होगा, अब इसका सेकंड कॉलम के लिए है। इसी तरह ये 3 1 ज़ा 3, ये देखो ये मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है। इस तरह 2 8 ज़ा और इस तरह 1 5 ज़ा, ये हो गया फर्स्ट रो के लिए। अब ये सेकंड रो के लिए करेंगे, 5 1 ज़ा 0 8 ज़ा और 4 5 ज़ा, ठीक है। तो इनको सिंपल सॉल्व करेंगे और हमारे पास एक न्यू मैट्रिक्स आ जाएगी। अच्छा, ये कोई प्रॉपर्टी लिखी हुई है, इफ़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ एल मल्टीप्लाई एम एंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज़ एम मल्टीप्लाई बाई एन, देन द ऑर्डर ऑफ ए बी इज़ एल एन, एल मल्टीप्लाई बाई एन, बट द ऑर्डर ऑफ बी ए इज़ नॉट पॉसिबल। देखो क्या ना, ये चाहे ए बी हो सकता है पर बी ए नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब ए मल्टीप्लाई बी कर सकता हूँ मैं, ठीक है, और वो इक्वल नहीं होगा। जैसे कि कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, देखो इनका अगर मैं ट्रांसपोज निकालूंगा तो वो इनके इक्वल होता है, इस तरह इसका ट्रांसफर निकालूंगा तो वो इसके इक्वल होगा। कोई भी अब सब मैं एग्जाम्पल लेके सॉल्व भी कर सकते हो इनको। अच्छा 4.1 आ जाओ। 4.1 में क्या कह रहा है, सिंपल मैट्रिक्स सी वी और उनको मल्टीप्लिकेशन करना दिखा रहे हैं कि किस तरह मल्टीप्लिकेशन करते हैं। वो मैं बता चुका हूँ मल्टीप्लिकेशन वाले पोर्शन में किस तरह मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये आता नहीं है ज़्यादातर, फिर में आप देख लेना और मल्टीप्लाई कर लेना, उसी तरह करना जिस तरह मैंने बताया था, ठीक है। अच्छा शायद मैंने आपको ट्रांसपोज नहीं बताया। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, जो आपके क्या कहते हैं जो रोज़ है ना या कॉलम है, मतलब उनको ये रोज़ हो तो कॉलम बना दो, कॉलम को रोज़ बना दो, सिंपल इस तरह, ठीक है। तो ये देखो ये मेरे पास क्या एक रो थी, मैंने इसको क्या बना दिया, कॉलम बना दिया, तो ये ट्रांसपोज मेरे पास निकला। इसी तरह जितने रोज़ थे उनको मैंने कॉलम बना दिया, या तो कॉलम को रोज़ बना दो, कोई एक काम कर लो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, एक इस तरह की आपको इक्वेशन दी हुई है और इसमें एक अननोन रख दिया x, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना था, और जबकि x की उन्होंने हमने इसमें ये मैट्रिक्स आपको गिवन थी, तो मैंने x को सपोज इसको x के सपोज किया और सिंपल x की जगह ये मैट्रिक्स लिख दी, ठीक है। अब सिंपल मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये इक्वेशन बनी, ठीक है। अब क्या किया, जाहिर सी बात है जो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखूँगा ना, तो 2a माइनस 3c किसके इक्वल है, -2 के। इसी तरह 2b माइनस 3d किसके इक्वल है, 5 के। तो मैंने इस तरह इक्वेशंस बना दी और इन दोनों इक्वेशंस की मदद से कोई एक वैल्यू निकाली और उनमें से दूसरे में पुट की, तो इस तरह मैं रिमेनिंग वैल्यूज़ निकाल लूँगा। तो इन ए बी सी डी की वैल्यूज़ निकाल के और इसमें मैंने पुट की तो मेरे पास एक्स की मैट्रिक्स आ गई, ठीक है, ये एक्स की वैल्यू। अच्छा इसी तरह सेम टू सेम मैं ये वाला भी ऐसे ही करूँगा, तो ये शायद समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये सिंपल प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है। देखो ट्रांसपोज निकालोगे और सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद फाइनली इससे मल्टीप्लाई करोगे इसको, ठीक है, और फिर आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि मैट्रिक्स में एक अननोन दिया होता है ना x। अच्छा सेम टू सेम ये भी वैसे ही है, ठीक है। अच्छा एडिशन में क्या करोगे, एडिशन में भी वैसे ही है, पहले तो 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद मैं एडिशन कैसे करूँगा, देखो 3x प्लस x कितने हो गए, कोफिशिएंट ऐड करो ना, 3 + 1 4x, इसी तरह 3y + 6 ये सेम आ गया क्योंकि इनके वेरिएबल सेम नहीं है तो कोफिशिएंट ऐड नहीं हो सकते। इस तरह 3z - 1 कैसे आया, ये 3z से मल्टीप्लाई हुआ 3z होगा और ये -1 ये लिखा हुआ भी है 3z - 1, तो ये वैसे आ गया, ठीक है। अच्छा 3b + 2b क्योंकि बीच में तो प्लस है ना, 3b + 2b 5b, तो इसी तरह मैंने इनको इक्वेशंस का नाम दिया
और इसमें से कोई एक वैल्यू अलग करूँगा और वो फिर दोबारा इसमें पुट करूँगा तो रिमेनिंग वैल्यूज़ मुझे मिलेंगी। तो सॉल्यूशन दिखाने का मकसद ये है कि क्वेश्चन देखो और ख़ुद ही सॉल्व करें ना। अब हर क्वेश्चन मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि जो सेम है ना तो आपको खुद करने हैं। क्वेश्चन मैंने समझाया, अब रिमेनिंग जो दूसरे दिखाऊंगा वो सेम होंगे तो आप खुद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब ये देख लो, ये प्रूफ के लिए दिया हुआ। अब ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, ये देखो ए मैट्रिक्स गिवन है। सिंपल इसमें वैल्यू पुट करनी है, दोनों को मल्टीप्लाई करना और प्रूफ करके दिखा देना है। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो आपको आती है ना। अब ये ओमेगा क्या चीज़ है ये आप पढ़ के आ चुके हो। मतलब एक फॉर्मूला होता है ना इनका कि आपका ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और प्लस 1, तो ये पूरा 0 के इक्वल होता है। तो इसी से रिमेनिंग फार्मूले बनते हैं। ऐसे देखें, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और प्लस 1, अगर ये 0 के इक्वल है तो यहीं से मैं रिमेनिंग वैल्यूज़ भी तो निकाल सकता हूँ। मतलब ओमेगा प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है, तो इनको मैं इस तरह बनाऊँ कि मेरे पास पूरे मैट्रिक्स में क्या आ जाए, 0 आ जाए। अच्छा, उसके बाद 4.2 में आ जाए। डिटर्मिनेंट क्या होता है ये शायद आपने नहीं पढ़ा। डिटर्मिनेंट ये होता है ये जो लाइन है ना, ये जिसको आप मोड भी कहते हो आमतौर पे, ये डिटर्मिनेंट कहलाता है। ठीक है, अच्छा ये कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। क्या कह रहा है ये, कह रहा है कि अगर मैं इसका ए का डिटर्मिनेंट निकालता हूँ तो वो ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। इसी तरह इफ़ ऑल एलिमेंट्स एनी रोज और एनी कॉलम आर ज़ीरो देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो। मतलब कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम अगर डिटर्मिनेंट में ज़ीरो होता है तो वो पूरा डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। इसी तरह कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम होते हैं, देखो ये दो, एक रो और ये सेकंड रो सेम है तो वो भी डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा। इसी तरह हम उनको इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट चेंजेस द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो वो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज कर देता है। इंटरचेंज कैसे, जो आपका ये देखो R2 था वो R1 बन गया और R1 R2 बन गया तो डिटर्मिनेंट का साइन नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आता है सिंपल, ये सेकंड प्रॉपर्टी ये आती है आपकी लास्ट वाली, द रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट कैन बी एडिट और सब्ट्रैक्ट। हम किसी भी रोज और कॉलम को आपस में ऐड कर सकते हैं। मतलब जैसे ये है ना a प्लस बी, इन दो रो R1 प्लस C1 C2 को ऐड कर सकता हूँ या R1 R2 को ऐड कर सकता हूँ। कोई भी रो या कॉलम आपस में ऐड हो सकते हैं डिटर्मिनेंट में। सिंपल मैट्रिक्स दी हुई थी 3 बाय वाली, इनको मैंने एक्सपेंड किया। कैसे एक्सपेंड करते हैं, जो पहला वाला है ना वैसे ही बाहर आ जाएगा तो ये वाले फिर कैंसिल हो जाएंगे। ये पहली रो मतलब जो जिसका एलिमेंट निकाला है ना तो उसका रो और कॉलम वो वाला कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग लिख दूंगा। जैसे ये -1 और 0 0 1 ये लिख दिया। इस तरह ये फिर -1 अगर बाहर निकलेगा तो इसका साइन चेंज के साथ निकलेगा। सेंटर वाला हमेशा साइन चेंज के साथ निकलता है माइनस। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये वाला कॉलम और ये वाली रो कैंसिल हो गई। कौन सा बचा, ये बची और ये बची रिमेनिंग। मतलब -1 0 और -1 1। ठीक है, ये लिख दिया। इसी तरह अब ये +1 बाहर निकला। ठीक है, साइन इस सेंटर वाले का चेंज होगा। ठीक है ना। अच्छा, ये भी इसी तरह कॉलम कैंसिल और ये रो कैंसिल। क्या बचा, -1 -1 और -1 0। मतलब ये देखो -1 0। ठीक है, अच्छा इनको सिंपल फिर सॉल्व करना, ये तो पता ही है ना कि ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। पहले डायगोनल वाला मल्टीप्लाई होता है मतलब लीडिंग एलिमेंट्स, फिर बीच में माइनस लगेगा मतलब -1 मल्टीप्लाई 1 और बीच में माइनस लगेगा, फिर 0 0 मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये माइनस फॉर्मूले का है। ठीक है, सेम टू सेम इन दोनों का भी कर देना। अच्छा, उसके बाद ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये शायद प्रूव वाले हैं कि ये इसके को लाना है। तो कैसे करोगे, आपने क्या किया कि तीनों कॉलम्स को आपस में ऐड किया। कैसे पता चला ऐड किया, मैंने इसको देख के किया। ठीक है ना, तो मैंने तीनों कॉलम्स को मतलब कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3 को आपस में ऐड किया। मतलब ये अगर इसके साथ इन दोनों के साथ ऐड होगा तो क्या बनेगा, 2 भी 2 है। ठीक है, अच्छा ऐड करने में सिर्फ फर्स्ट वाला कॉलम
में इफेक्ट होगा, मतलब ये चेंज हो सकता है। ये दोनों सेम टू सेम वैसे ही आ गए, देखो ठीक है ना। चेंजिंग किसी में आई, फर्स्ट वाले कॉलम में। अच्छा ऐड कैसे हुआ, ये देखो a प्लस ए क्या हुआ 2a, इसी तरह b प्लस बी क्या हुआ 2b, और 2c वैसे ही आ गया। तो इसी में इसी तरह दूसरे भी करने हैं, ठीक है ना। अच्छा अब ये देखो, ये पूरा कॉलम एक सेम आ रहा था, मैंने बाइंड कॉमन निकाल दिया और इसकी जगह 1 बच गया। कैसे पता चला आपने कॉमन सही निकाला है, अगर इसको दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करो तो सेम टू सेम ये चीज़ आएगी, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब यहाँ से भी 2 कॉमन निकाला था, 2 निकाल दिया कॉमन। अच्छा ये प्रॉपर्टी वही वाली आ गई ना, अभी हम पढ़ के आए हैं कि कोई भी एक कॉलम या रो अगर आपका कहते हैं 1 1 है ना, तो मुझे किसी तरह इधर क्या लाना है, डायगोनल में 0 लाना है किसी तरह। तो मैं क्या करूँगा कि सोचूंगा, देखो अगर मैं R2 माइनस R1 करता हूँ, R2 माइनस R1 मतलब कि 0 माइनस 1, ठीक है। R2 को किससे माइनस करूँगा, R1 से। कैसे, मैं हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि आपका, अच्छा देखो R2 माइनस R1, R2 ये रहा और R1 ये रहा, 1 माइनस 1 तो चेंजिंग किस में 2 वाले में, मतलब मैंने कहा था ना पहले वाले में चेंजिंग आएगी, तो इधर 0 आया। इसी तरह b माइनस बी 0 आया, इसी तरह यहाँ पे तो b में यहाँ पे सिर्फ a से माइनस होगा ना, a 2a माइनस a, देखो a आया यहाँ पे, ये रहा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसी तरह सेकंड R3 माइनस R1, ये रहा R3, 1 माइनस 1 ये आया 0। इस तरह यहाँ से तो 2b माइनस बी आया a प्लस 2b, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी ये पूरा इधर आएगा, ठीक है। मैंने अरेंजमेंट से इसे नहीं लिखी हुई। इसी तरह यहाँ पे देखो a माइनस a 0 आया, ठीक है। अब ये एक प्रॉपर्टी 1 0 0, तो ये पूरी कॉलम और ये रो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा 0 ये और ए प्लस बी प्लस सी और 0, मतलब ये वाला, ठीक है। मतलब ये वाला मैंने कॉलम और ये रो कैंसिल कर दी। अच्छा अब ये मेरे मैट्रिक्स तो सिंपल है, मतलब डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करो, बीच में माइनस, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, और ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया। क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ था प्रूफ करने के लिए वो बन गया। अच्छा सॉल्व हो गया। उसके बाद सेम टू सेम ये भी वैसे ही है, ये खुद करिएगा, मैं सॉल्यूशन इसका दिखा देता हूँ। और उसके बाद नीचे वाला भी वैसे ही है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम टू सेम है, ठीक है। ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा। तो नंबर्स की जगह इन्होंने अल्फ़ा बीटा दे दिया, इसमें भी कोई मसला नहीं, ठीक है, होगा वैसे ही। अब ये ज़रा मेरा सेकेंड ईयर का सॉरी फर्स्ट ईयर में जब था तो मैं सोल्व करता था, तो राइटिंग का थोड़ा इशू हो सकता है। और ये वीडियोस में पार्ट टाइम, चलो मैंने मेहनत किया सॉल्व किया, तो कोई इसका फ़ायदा उठा लेगा, कोई यहाँ से समझ लेगा। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो 0, ठीक है। और एडजॉइंट किसके कॉल होता है, इसमें आप क्या करते हो कि जो आपके डायगोनल होते हैं ना उनकी पोजीशन को चेंज कर देते हो, मतलब डी इधर आ जाएगा और ए इधर आ जाएगा, और जो आपके सी बी हैं उनको उनमें से दोनों का साइन चेंज कर दोगे, अगर इधर माइनस है तो इसका प्लस आ जाएगा, मतलब अपोजिट कर देते हो साइन। अच्छा उसके बाद 3/3 ऑर्डर हो तो उसको आप सॉल्व कैसे करते हो मैट्रिक्स को, तो ये इसका फॉर्मूला होता है -1 प्लस आई जे, ठीक है, और MIJ, कैसे दिखाता हूँ आगे। अच्छा कुछ मैट्रिक्स दी हुए हैं, ठीक है, तो ये आपको बताना है कि यार सिंगुलर कौन सा है नॉन सिंगुलर कौन सा है। तो देखो इस मैट्रिक्स को मैंने सॉल्व किया तो सिंगुलर आया, सॉल्व वैसे ही करना है। इसमें सारा यही बताना है कि सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है। अच्छा जब भी हमेशा कोई एक मैट्रिक्स में अननोन दे और उसकी वैल्यू पूछ रहा होगा तो वो हमेशा मैट्रिक्स सिंगुलर ही होगी, तभी वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो वो बताएगा सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, देखो बताया हुआ भी है। तो मैंने इस डिटर्मिनेंट को किसके को लिया, 0 के को लिया, ठीक है, और सिंपल सॉल्व किया, सही है। ये एक्सपेंड किया हुआ है मैंने, ये 3/3 वाला है ना, तभी इसको इस तरह एक्सपेंड करेंगे। बताया था ना मैंने, ये कॉलम और ये रो कैंसिल कर दी,
क्या बचा, ये और ये बचा, लिख दिया। और माइनस वाला ये भी सेंटर वाला साइन चेंज के साथ बाहर आता है, और रिमेनिंग सेम टू सेम जिस तरह पहले वाले के इसी तरह इधर करना है। और जीरो था तभी मैंने इसका इधर बनाया नहीं, क्योंकि जीरो से मैट्रिक्स पूरी मल्टीप्लाई होगी तो जीरो ही हो जाएगी ना, तभी जीरो ही लिख दिया खाली। और इसको मैंने सिंपल सॉल्व किया तो मुझे मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। ठीक है। अच्छा, एक और भी बात बताता चलो। देखो ये वाई क्यूब है ना, तो हमेशा इधर क्या बनेगी, लैम्डा की 3 वैल्यूज आएंगी। तो एक ये वैल्यू और 2 वाई स्क्वायर की वैल्यू आएंगी लैम्डा, मतलब दिखाता हूँ कैसे। देखो एक ये वैल्यू और 2 ये वैल्यू, तो टोटल 3 वैल्यूज होंगी। अच्छा, ये वेरीफाई करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ तक तो डिटर्मिनेंट आपने निकाल लिया, उसके बाद उसका एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, एडजॉइंट कैसे निकालते हो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था। अच्छा, ये आपको मैट्रिक्स दी हुई है इस तरह 3x3 वाली, ये देखो 3x3 वाली है ना, तो ये A1 1 1, ये A12, ये A135। ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ इधर। मैं क्या करूँगा, अगर मुझे A11 निकालना है, अगर मुझे A11 निकालना है तो सेम टू सेम वैसे ही करूँगा मैं। ये देखो ये A11 है ना, तो ये कॉलम और ये रो कैंसिल, क्या हो 4 8 और 7 6 बचा। देखो 4 8 और 7 6। अब यही मैट्रिक्स आपको सॉल्व करना आती है, मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, फिर 8 मल्टीप्लाई 7 होगा। ठीक है। तो ये -1 क्यों आ रहा है, ये हमेशा इधर -1 आएगा, फॉर्मूला है ना अभी दिखाया था मैंने, -1 और पावर में i+j। ठीक है, i+j क्या होता है, ये रहा i+j, ये अब 1 i की वैल्यू और दूसरा 1 j की वैल्यू। इसी तरह इस वाले में देखो तो ये i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2, सब में सेम टू सेम ऐसे ही करना है जैसे पहले वाला समझाया। जब इंसानों की वैल्यूज़ निकाल लोगे तो फाइनल में इसी में पुट करोगे, उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लोगे। वो ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है। अच्छा, इसी तरह दोबारा ही दिया हुआ है, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको प्रूफ करना है। एडजॉइंट निकालोगे, एक ए मैट्रिक्स दी हुई होगी आपको, एडजॉइंट निकालोगे, उसके साथ ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे और फिर इसको अलग से सॉल्व करोगे, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 वाली, और ए का डिटर्मिनेंट निकालोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम आ रहा होगा। सही है। ठीक है, देखो। अच्छा, उसके बाद आ जाए 4.4 में। 4.4 में आपको इन्वर्स निकालना दिखा रहे हैं। इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये इन्वर्स का फॉर्मूला होता है। सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट निकालना है, क्योंकि अगर ये डिटर्मिनेंट आपका सिंगुलर हो जाता है, अगर इधर ज़ीरो आ जाता है तो ज़ाहिर सी बात है इन्वर्स तो नहीं निकल सकता, क्योंकि कांस्टेंट अपॉन ज़ीरो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है ना। तो इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालो, उसके बाद एडजॉइंट निकालना है। ठीक है। अच्छा, डिटर्मिनेंट मैंने निकाला इस मैट्रिक्स का। अच्छा, ये क्रैमर्स रूल भी कहलाता है। ठीक है, ये क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला होता है, ये बताता हूँ कैसे यूज़ होता है। फिलहाल ये मैट्रिक्स दी हुई है आपको, इसका आपने क्या निकाला, डिटर्मिनेंट निकालना आता है ना डिटर्मिनेंट। पहले एक्सपेंड करेंगे और उसको फिर सिंपल सॉल्व करेंगे। उसके बाद एडजॉइंट निकालने के लिए मैं ये फॉर्मूला 3/3 के लिए एडजॉइंट ऐसे निकलता है। एडजॉइंट का फॉर्मूला होता है, ये अभी मैं बता चुका हूँ कैसे निकालना है, तो ये देख लें। ठीक है, जॉइंट निकाला, उसके बाद इसका मैंने क्या निकाल लिया, ट्रांसपोज निकाल लिया। ट्रांसपोज बताया हुआ था ना कि कॉलम जो होता है और जो रो होता है वो आपका कॉलम बन जाता है, या फिर कॉलम को रो बना दो, एक ही बात है। तो उसमें इस फॉर्मूला इन्वर्स वाले फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दी डिटर्मिनेंट की और एडजॉइंट की, सिंपल सॉल्व किया, मतलब 1/10 इन सबसे मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी सेम है, ये वाला क्वेश्चन भी सेम है, सबका इन्वर्स ही निकालना है ना। फॉर्मूला अच्छा, ये 2003 में आ चुका था, ये क्वेश्चन है, इन्वर्स निकालना है, देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं। ठीक है, कि मैं सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए सब सॉल्व करता था। अच्छा, इस वाले में आ जाओ। इस वाले में एक आपको मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है,
और इसमें आपको क्या करना है, ग्रामर्स रूल अप्लाई करना है। अब 2/2 वाला दिया है और क्या करना है, ग्रामर्स रूल अप्लाई करना है। ये ग्रामर्स रूल के लिए फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब देखो सबसे पहले ए इनवर्स निकालोगे, ये ए इनवर्स निकालना मैं सिखा चुका हूँ अभी। उसके बाद बी की वैल्यू क्या होती है, बी की वैल्यू आइए आपको ना इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है। ये वहाँ से मैंने निकाली वैल्यू, कैसे, मैंने इक्वेशंस लिखी नहीं है इसमें। सपोज़ करो मैं इधर बना के दिखा देता हूँ। अच्छा, सब ये जो मैं अगर मैं इसकी मैट्रिक्स बनाऊँ तो कैसे बनेगी। सबसे पहले एक्स के कोफिशिएंट आएंगे, किसके, एक्स के कोफिशिएंट क्या है आपके पास, 2 और 6 है। इसी तरह उसके बाद वाई के आएंगे आपके पास, वाई के कोफिशिएंट क्या है, 3 और 2, ठीक है, ठीक है। और इसमें कितने वेरिएबल्स कौन से यूज़ हुए हैं, वो बी में आएगा, मतलब कि एक एक्स है और एक वाई है, ठीक है। चलिए ये एक्स के ऊपर होता है। उसके बाद बी में क्या आता है, बी में आपके पास कांस्टेंट आते हैं। कांस्टेंट मतलब ये आपके कांस्टेंट कहलाते हैं जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, 6 और 9, ठीक है। तो इसी तरह आपको ये इक्वेशन ही होगी कि मैंने मैट्रिक्स बना दी, उसको ए का नाम दे दिया और उसमें 2 वेरिएबल की जरूरत है, x1 x2, और ये कांस्टेंट थे आपके पास b1 b2, ठीक है। इसको मैंने तो ये आपका फार्मूला होता है ये वाला। इसमें आपने वैल्यूज पुट कर दी, एक्स की वैल्यू x इज इक्वल टू ए इनवर्स टू बी, ठीक है। तो आपके पास फार्मूला मैंने क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू बी ना, तो ए की वैल्यू ये रही, एक्स की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू ये रही, ठीक है। तो सिंपल आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और ये आपके पास 2 इक्वेशंस बन गई। उसके बाद यहाँ से आपने इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। आपने बहुत सारे मल्टीप्लाई 3/6 को किया और इक्वेशन 4 को बाय 7 से मल्टीप्लाई किया, देन उन दोनों को आपस में सेपरेट कर दिया। सेपरेट में क्या होता है कि इन नीचे वाले सबके साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है। तो आपके पास x1 की वैल्यू आ गई, इसी तरह उसके बाद आपको x2 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। जैसे x1 की निकाली है वैसे ही x2 की निकालूंगा। जैसे निकाल ली तो मैं उस फार्मूले में, फाइनल वाले फार्मूले में पुट कर दूंगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू ये रही और ये b, ठीक है। तो ए इनवर्स की मेरे पास वैल्यू आ गई क्योंकि मैंने जब b वाले से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, उसके बाद क्या करूँगा, अब ये एडजॉइंट मेथड क्या होता है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होती है, जब भी 2 से ज़्यादा इक्वेशंस होती है ना वो कहलाती हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो इसकी मैंने इक्वेशन बनाई और सॉरी मैट्रिक्स बनाई। मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं मैं बता चुका हूँ। इनके कोफिशिएंट देखो 1 2 1 1 2 1, चलो 2 - 1 + 1 2 - 1 + 1, ठीक है। ये मैंने इनके कोफिशिएंट्स लिख दिए। कितने वेरिएबल्स थे, x y z, कांस्टेंट क्या थे 830, ये कांस्टेंट। उसके बाद फॉर्मूले लिखे इनके मैंने, ठीक है। तो इन्वर्स का फॉर्मूला ये होता है, आपको फाइंड वैल्यू किसकी करनी है, x की। x में क्या है, x y z, ठीक है। सबसे पहले तो आप डिटर्मिनेंट निकालोगे, उसके बाद एडजॉइंट निकालोगे क्योंकि ये इन्वर्स में ए इन्वर्स वाले फार्मूले में पुट करने हैं। तो देखो उसके बाद मैंने क्या किया, एडजॉइंट निकाला, ए इन्वर्स वाले फार्मूले में पुट किया, सिंपल सॉल्व किया, ठीक है। उसके बाद फाइनल जो मेरे पास एक्स है, ये फाइनल फार्मूला था ग्रामर्स रूल का, इसमें वैल्यूज पुट की तो मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है। ये देखो ये ग्रामर्स रूल में क्या करते हो, यही सिस्टम ऑफ क्वेश्चंस को आपने क्या किया, मैट्रिक्स बनाया, पहले मैट्रिक्स फॉर्म बनाई, उसके बाद आपने डिटर्मिनेंट निकाला, ठीक है। उसके बाद आपने a1 a2 क्या है ये समझो ज़रा। देखो a1 का मतलब है कि आपने क्या करना है, ये देखो वेरिएबल्स आपके पास कितनी यूज़ हो रहे हैं, एक्स वाई जेड ना। तो ये देखो ये कॉलम 1 एक्स की वैल्यू, एक्स के कोफिशिएंट है, कॉलम 2 वाई के कोफिशिएंट्स, कॉलम 3
जेड के कोफिशिएंट्स। तो A1 का मतलब जो फर्स्ट कॉलम है उसकी जगह आपने बी की वैल्यूज़ लिखनी है, मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या था क्वेश्चन में, ये देखो 830 है ना, तो इसी तरह A2 में आपने सॉरी लाइट चली गई।